हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग त्रिपाठी, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पीड स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो टेट, सुपर टेट एवं सीटेट की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम आपको शिक्षण एवं शिक्षण की विधाएँ के अंतर्गत भाग 2 के रूप में शिक्षण की विधियों के बारे में बताएंगे। इसके पहले भाग 1 में हमने शिक्षण के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया था, जिसमें हमने आपको बताया था शिक्षण का अर्थ, शिक्षण की परिभाषाएं, शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं, शिक्षण के प्रकार, शिक्षण के कितने स्तर होते हैं, शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, शिक्षण के कितने चर होते हैं। इन सभी पॉइंट का अध्ययन किए थे। आज हम शिक्षण की विधियों की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शिक्षण की विधियाँ, तो देखिए शिक्षण विधियाँ टीचिंग मेथड से यहाँ लिखा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि शिक्षण विधियाँ किसे कहते हैं। देखिए, शिक्षण कार्य करते समय अपनी पूरी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली, रुचिकर, रोचक, सरल एवं बोधगम्य बनाने के लिए जिन जिन विधियों का प्रयोग करता है उसे शिक्षण की विधियाँ कहते हैं। हम आपको यहाँ पर ये बता दें कि शिक्षण की विधियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। एक को शिक्षक केंद्रित विधि कहा जाता है और दूसरे को छात्र केंद्रित शिक्षण विधि कहा जाता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि में शिक्षक जो होता है केंद्रीय बिंदु होता है, छात्र मौन बने रहते हैं। लेकिन छात्र केंद्रित शिक्षण विधि में छात्र क्रियाशील होते हैं और जो अध्यापक होते हैं वो जो है मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। आज हम उन सभी विधियों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए सबसे पहली विधि हम शुरू करते हैं, आगमन विधि। देखिए यहाँ पर लिखा गया है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। देखिए आगमन विधि क्या है। इस विधि में महत्वपूर्ण तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण के द्वारा सामान्य नियमों या सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इस विधि में विद्यार्थी उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियम स्वयं निकाल लेते हैं। इसका मतलब शार्ट भाषा में अगर आप समझें, आगमन विधि से यदि कोई शिक्षक शिक्षण कार्य करता है तो सबसे पहले वह छात्रों के सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत करता है। छात्र उस उदाहरणों को सुनकर उससे समझते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करने के बाद जो है अपने माइंड में नियम यानी एक नियम या सिद्धांत निर्मित करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आगमन विधि जो है उदाहरण से नियम पर आधारित है। इसमें सबसे पहले उदाहरण दिया जाएगा, उसके बाद एक नियम निर्मित होगा। उसे समझने के बाद बच्चे क्या करेंगे, अपने माइंड में एक नियम निर्मित कर लेंगे, उसके प्रति एक सिद्धांत निर्मित करेंगे। अब यहाँ पर हम आपको ये बता दें आगमन विधि में जो है किन किन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है, आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है, यानी उदाहरण से नियम की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। यानी आगमन विधि के अंतर्गत हम उदाहरण से नियम की ओर चलेंगे, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलेंगे, मूर्त से अमूर्त की ओर चलेंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलेंगे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलेंगे। तो इन सभी शिक्षण सूत्र का यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर आपको अगर ये कहें आगमन विधि के गुण के बारे में बताएं तो आगमन विधि के गुण में आप यहाँ समझ गए होंगे कि गुण के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि इस विधि में विद्यार्थी उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियम स्वयं निकाल लेते हैं। इससे उनका मानसिक विकास सरलतापूर्वक हो जाता है। अब यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं विद्यार्थियों में ज्ञान अर्जन की जो रुचि होती है निरंतर बनी रहती है, जिस कारण से उसमें रचनात्मक चिंतन, आत्मविश्वास जैसे अनेक गुण क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। अगर हम आगमन विधि के दोष की बात करें तो इस विधि का प्रयोग करने में शक्ति तथा समय दोनों अधिक लगते हैं। यह विधि छोटी आयु के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आइए अब शुरू करते हैं निगमन विधि। देखिए आगमन विधि के विपरीत विधि है निगमन विधि। इसे इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड कहते हैं। यहाँ पर छात्र को सबसे पहले नियम बताया जाएगा और छात्र उस नियम की सहायता से
अब जो है समस्या का क्या करते हैं, समाधान करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस विधि में विद्यार्थी स्वयं नियम नहीं बनाते हैं, बल्कि शिक्षक उन्हें पहले से बने नियमों, उदाहरणों व प्रयोगों के आधार पर प्रश्न को हल करके दिखाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर कोई अध्यापक निगमन विधि का प्रयोग करके पढ़ा रहा है तो सबसे पहले वह छात्रों के सम्मुख जो है नियम और सिद्धांत का प्रयोग करेगा, किसी नियम या सिद्धांत के बारे में बताएगा और उस पर जो है प्रश्न हल करवाएगा। उसके बाद उस नियम और सूत्र पर जो है उसके नियम और सूत्र पर उसे जो है समस्या देगा और जिससे छात्र क्या करते हैं, वो उस समस्या का समाधान उस नियम जो है का प्रयोग करके, सिद्धांत का प्रयोग करके आसानी से कर लेते हैं। यानी यहाँ पर ये बता दिया जाएगा कि a+b² बराबर होता है 1 वर्ग धन b के वर्ग धन 2ab। उसके बाद छात्र को कहा जाएगा कि x+3y² का आप क्या करिए, प्रसार करिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा। आगमन विधि के जो शिक्षण सूत्र हैं उसका अपोजिट क्या हो जाएगा निगमन विधि में। यहाँ पर नियम से उदाहरण की ओर चला जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर चला जाएगा, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चला जाएगा, अमूर्त से मूर्त की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, दोनों में देखिए, दोनों में ये चीज़ें हैं। आगमन विधि में कई बार ये पूछा गया कि आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है, सामान्य से विशिष्ट या विशिष्ट से सामान्य। इस पॉइंट को याद रखेंगे, विशिष्ट से सामान्य आगमन विधि है, सामान्य से विशिष्ट क्या है, निगमन विधि है। तो यहाँ देखिए, नियम से उदाहरण, सामान्य से विशिष्ट, सूक्ष्म से स्थूल, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। अगर हम इसके गुण की बात करें, जो है अगर इसके गुण की चर्चा किया जाए तो निगमन विधि का गुण क्या है, यह विधि जो है प्रत्येक विषय को पढ़ाने के लिए उपयुक्त है। दूसरा है, इस विधि के प्रयोग में समय एवं श्रम दोनों की क्या होती है, बचत होती है। इस विधि से कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक ही समय में पढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, निगमन विधि का दोष भी है। दोष क्या है, यह विधि नियमों व सिद्धांतों को बलपूर्वक रटने के लिए बाध्य करती है। यानी यहाँ पर ये कह सकते हैं कि निगमन विधि में क्या होता है, चूँकि सिद्धांत और नियम पहले बता दिया जाता है तो क्या करते हैं छात्र उस चीज़ को क्या है रट करके समस्या का क्या करते हैं, समाधान कर लेते हैं। यानी इसमें रटने की प्रवृत्ति का क्या मिलता है, जो है रटने की प्रवृत्ति का बढ़ावा मिलता है। अगला देखिए, अगली विधि देखिए क्या है, ह्यूरिस्टिक मेथड, अन्वेषण मेथड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, कई बार इस ह्यूरिस्टिक विधि से प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए, ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषण विधि, इसे अन्वेषण विधि भी कहते हैं। अब ये देखिए क्या है, इस विधि के जो प्रवर्तक हैं ब्रिटिश रसायन शास्त्री H.E. आर्मस्ट्रांग हैं। कौन है, H.E. आर्मस्ट्रांग हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द ह्यूरिस्टिक की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के शब्द ह्यूरिस्टिको से हुई है, जिसका अर्थ है मैं खोजता हूँ। यह वाक्य, यानी ये वाक्य जो मैं खोजता हूँ, यह वाक्य इस विधि का क्या है, केंद्रीय बिंदु है। अब देखिए, इस विधि में विद्यार्थियों को स्वयं कार्य करने तथा खोज करने का अवसर दिया जाता है, अतः इसे स्वयं ज्ञान विधि भी कहते हैं। इसे कौन सी विधि कहते हैं, स्वयं ज्ञान विधि भी कहते हैं। विद्यार्थी इस विधि में अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। इसके द्वारा उनमें निरीक्षण एवं तर्क क्षमता का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादनकर्ता कौन है, H.E. आर्मस्ट्रांग है। और ह्यूरिस्टिक शब्द जो है ग्रीक शब्द ह्यूरिस्टिको से बना है, जिसका अर्थ है मैं खोजता हूँ। अब देखिए, अगला है प्रोजेक्ट मेथड। ये भी इम्पॉर्टेंट मेथड है। प्रोजेक्ट मेथड क्या है, देखिए प्रोजेक्ट मेथड क्या है, इस विधि के प्रतिपादनकर्ता जॉन डेवी के शिष्य किलपैट्रिक हैं। ये याद रखेंगे, इसके प्रतिपादनकर्ता कौन है, किलपैट्रिक हैं। और किलपैट्रिक देखिए, किलपैट्रिक ने क्या कहा है ये भी हम बताएंगे। पहले जानेंगे परियोजना है क्या चीज़। परियोजना वह कार्य है जिसमें पूर्ण सहभागिता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। इस प्रविधि में छात्रों के समक्ष
एक समस्या प्रस्तुत किया जाता है। छात्र उसका हल निकालने के लिए एक निश्चित अवधि तक के लिए प्रयासरत रहते हैं। कहने का मतलब है कि छात्रों के सामने एक समस्या प्रोजेक्ट के रूप में दिया जाता है और उस प्रोजेक्ट को निर्मित करने में सभी छात्र एकजुट होकर के क्या करते हैं, उससे संबंधित समस्या का क्या करते हैं, समाधान करते हैं। अब यहाँ पर देखिए किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट को परिभाषित किया है। प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता के साथ किया जाता है। प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता के साथ किया जाता है, किलपैट्रिक ने कहा है। प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसका समाधान प्राकृतिक दशाओं में किया जाता है, स्टीवेंसन ने कहा है। अब देखिए परियोजना विधि के विशेषता क्या है, गुण क्या है। पहली बात तो ये जान लीजिए, परियोजना विधि के माध्यम से छात्र में गहन सोच की प्रवृत्ति का विकास होता है। दूसरा है, इस विधि के माध्यम से छात्र समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है। यह विधि किसके सिद्धांत पर आधारित है, करके सीखने के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। तो ये प्रोजेक्ट मेथड है। अगर प्रोजेक्ट मेथड की दोष की बात करें तो इसमें देखिए समय व धन की दृष्टि से यह अत्यधिक अपव्ययी है। समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं होता है क्योंकि यह दीर्घकालीन विधि है। कैसी विधि है, दीर्घकालीन विधि है। अब यहाँ पर देखिए अगला हम मेथड पढ़ेंगे। अगला है मस्तिष्क झंझावटी या विप्लव विधि। ये भी देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड क्या होता है। देखिए इसे सरल भाषा में विचार मंथन भी कहा जाता है। यह एक रचनात्मक समूह कार्य है जिसमें समूह के सदस्य किसी विषय या समस्या पर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इसमें छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत किया जाएगा जिस पर सभी छात्र मुक्त भाव से विचार करते हैं तथा उस पर वार्तालाप एवं वाद विवाद भी होता है। शिक्षक सब बातों को श्यामपट्ट पर लिखता है। यह मन मानचित्रण के रूप में भी हो सकता है जिससे सभी विचारों में एक संबंध स्थापित हो सके। देखिए और ये चर्चा जो होती है, चर्चा एक ऐसे बिंदु पर आ जाती है कि समस्या का हल जो है निकल सके, यानी समस्या का समाधान हो जाता है। यानी मस्तिष्क झंझावटी या विप्लव जो विधि होता है, इसमें क्या होता है, एक जो समस्या होगा छात्रों के सम्मुख जब समस्या को प्रस्तुत किया जाएगा तो छात्रों का जो समूह है उस समस्या पर विचार करेगा, विचार मंथन करेगा, वाद विवाद करेगा और सभी लोग जो है विचार करते करते अंत में एक ऐसी अवस्था पे पहुंच जाते हैं जिससे उस समस्या का क्या हो जाता है, समाधान हो जाता है। और यह विधि रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है। अब देखिए अगला है खेल विधि, प्लेवे मेथड। खेल विधि क्या होती है, प्लेवे मेथड है क्या चीज़। देखिए इस विधि के जो जनक हैं ब्रिटेन के गणितज्ञ कोल्डवेल कुक थे। यानी इसके जो जनक हैं वो ब्रिटेन के गणितज्ञ कोल्डवेल कुक थे। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग गणित विषय के क्षेत्र में किया गया था। शिक्षण के क्षेत्र में खेलों के महत्व को सर्वप्रथम फ्रोबेल ने स्वीकार किया था। यानी खेल के जो महत्व को जो है शिक्षण के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसने स्वीकार किया था, फ्रोबेल ने स्वीकार किया था। अब खेल विधि सामाजिक परिस्थितियों में अंतःक्रिया का अवसर प्रदान करती है। इसके द्वारा सृजनात्मक कौशल के साथ साथ जीवन कौशल जैसे समस्या समाधान करने, तर्कपूर्ण ढंग से सोचने, स्व अभिव्यक्त करने, संप्रेषण शक्ति, टीम भावना आदि का क्या होता है, आदि का विकास होता है। अब हम आपको ये भी बता दें कि खेल आधारित शिक्षण विधियाँ भी हैं, खेल आधारित शिक्षण विधियाँ और शिक्षण विधियाँ भी हैं जिसके प्रतिपादनकर्ता को आप जान सकते हैं। जैसे ये कई बार पूछा जाता है किंडरगार्टन विधि के प्रवर्तक कौन है, तो आप यहाँ पर जानेंगे किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि जो होती है इसके प्रतिपादक फ्रोबेल ही हैं। कौन है, फ्रोबेल हैं। और देखिए फ्रोबेल हैं और ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे, जर्मनी के। फिर देखिए मॉन्टेसरी विधि आती है। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादनकर्ता क्या हैं, कौन है, मारिया मॉन्टेसरी। क्या है, मारिया मॉन्टेसरी। और मारिया मॉन्टेसरी जो हैं वो इटली की हैं। कहाँ की हैं, इटली की हैं। फिर देखिए विनेटिका विधि आता है, विनेटिका विधि। और विनेटिका विधि जो होता है इसके प्रतिपादक कार्लटन वासबर्न हैं।
कौन है? वाशबर्न। आप ये नाम याद रखेंगे, वाशबर्न। इसका मतलब ये है किंडरगार्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति और विनेटिका पद्धति क्या है? खेल आधारित जो है यानी खेल आधारित शिक्षण विधियां हैं। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और विनेटिका जो विधि है वो खेल आधारित शिक्षण विधि है। और एक शिक्षण विधि खेल आधारित और है जिसे बाल्चर विधि कहते हैं, स्काउटिंग कहते हैं। इसके प्रतिपादनकर्ता बेडेन पावेल हैं, बेडेन पावेल हैं। अब आपको हम आपको ये भी बता दें कि शिक्षण में दो और महत्वपूर्ण विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक को हम कहते हैं विश्लेषण विधि, एक को क्या कहते हैं? विश्लेषण विधि कहते हैं, और दूसरे विधि को हम क्या कहते हैं? संश्लेषण विधि कहते हैं। पहला विश्लेषण है और दूसरा क्या है? संश्लेषण विधि है, संश्लेषण विधि। तो विश्लेषण का मतलब क्या है? इसमें किसी दिए हुए वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांट करके, यानी यह हम ये कहें छोटे छोटे जो वस्तु दिया गया है उसे छोटे छोटे तत्वों में बांट करके उसका अध्ययन करेंगे। या आप ये कहें इसमें क्या होता है? समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट करके जो है उसका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, और उसके आधार पर हम उस समस्या का क्या करते हैं? समाधान करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है? विश्लेषण है। विश्लेषण में किन शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है? विश्लेषण में अज्ञात से ज्ञात विधि। देखिए अज्ञात से ज्ञात, ये ध्यान देंगे। विश्लेषण में क्या होता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर चला जाता है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। प्रमाण से किधर? प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, प्रत्यक्ष, प्रमाण से प्रत्यक्ष, और उसके बाद निष्कर्ष से परिकल्पना की ओर चला जाएगा। और देखिए जो विश्लेषण विधि है यह एक वैज्ञानिक विधि है। इसका प्रयोग रेखा गणित में जो है किया जाता है। रेखा गणित या अंक गणित में ज़्यादातर इसका प्रयोग क्या है? किया जाता है। लेकिन यह एक कह सकते हैं अमनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि। अब इसका जो अपोजिट होता है वो संश्लेषण विधि है। और संश्लेषण विधि क्या होता है? किसी विषय वस्तु के जो छोटे छोटे तत्व होते हैं या विषय के छोटे छोटे भागों को मिला करके एक पूर्ण इकाई के रूप में वहाँ पर उसे कन्वर्ट किया जाएगा, और उसके बाद समस्या का हम क्या करते हैं? समाधान करते हैं। यानी जब बालक के सामने समस्या प्रस्तुत किया जाता है तो अपने जो ज्ञान होते हैं, उसके जो विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान होते हैं उसे इकट्ठा करके उस समस्या का क्या करता है? समाधान करता है। और यह देखिए यह विधि आगमन विधि के विश्लेषण विधि के विपरीत विधि है। इसमें क्या किया जाएगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर चला जाएगा, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चला जाएगा, और परिकल्पना से निष्कर्ष की ओर चला जाएगा। तो ये क्या है? ये देखिए जो संश्लेषण विधि ये भी जो है वैज्ञानिक विधि है, और वो अमनोवैज्ञानिक विधि थी, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। तो इस तरीके से आज हमने इन सभी विधियों का चर्चा किया है, जिसमें आगमन विधि, निगमन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, परियोजना विधि, खेल विधि, मस्तिष्क झंझावटी या विप्लव विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। उम्मीद करते हैं आपको ये सभी विधियां जो है समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। जिन लोगों ने भाग 1 नहीं देखा है, भाग 1 को निश्चित रूप से देख लें। इससे उनको शिक्षण को समझने में आसानी होगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।